Hello everyone, Renu here. Welcome to my channel. So today I will talk about financial derivatives. What are derivatives? Derivatives क्या हैं? A derivative is a financial contract that derives its value from an underlying asset. Derivatives एक तरह के financial contract है जो ड्राइव करता है वैल्यू को उसकी अंडरलाइन एसेट से. मतलब डेरिवेटिव्स एक तरह के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो मनी वैल्यू को ड्राइव करता है उसकी अंडरलाइन एसेट से. द बायर एग्री टू परचेज द एसेट ऑन अ स्पेसिफिक डेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस. जो बायर होता है जो एसेट को खरीदता है, परचेजर है जो, वो एसेट को कब खरीदेगा? फ्यूचर की डेट में, और उसका जो प्राइस है वो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है. थर्ड इज द एसेट इंक्लूड्स कमोडिटीज, स्टॉक, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड करेंसीज. अब एसेट्स जो है वो कौन कौन सी इंक्लूड की जाती हैं? कमोडिटीज. कमोडिटीज में आता है हमारा सिल्वर, गोल्ड, ऑयल, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट एंड करेंसीज. इन सभी एसेट्स में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं. डेरिवेटिव्स कैन बी यूज्ड ईदर फॉर रिस्क मैनेजमेंट, फॉर स्पेकुलेशन. अब डेरिवेटिव जो है वो रिस्क को मैनेज करने के काम भी आता है. जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो रिस्क को मैनेज करते हैं, जिसे हम हेजिंग भी बोलते हैं. अब हेजिंग वो होते हैं जब हम अपने उसको तब यूज़ किया जाता है हेजिंग को जब हम अपने फाइनेंशियल रिस्क को कम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो डेरिवेटिव्स क्या है? कोई रिस्क मैनेज करने के काम आता है और स्पेकुलेशन के काम आता है. स्पेकुलेशन क्या है? स्पेकुलेशन एक तरह की बैटिंग है कि अगर एक इन्वेस्टर जो है वो पैसा लगा रहा है या उसको जब जहाँ पर भी उसने पैसा लगाया है उसे वहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो क्या है? स्पेकुलेशन. नेक्स्ट इज OTC. OTC दैट इज ओवर द काउंटर. OTC क्या होता है? ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग इज टू ट्रेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज विदाउट गोइंग थ्रू एन एक्सचेंज और देयर द इंटरमीडिएट. ओवर द काउंटर OTC किसे कहते हैं? जिसमें जो भी जितनी भी सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, वो किस तरीके से होती है? डायरेक्टली. मतलब डायरेक्टली होती है. इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि जो सेटलमेंट होती है पर्सन टू पर्सन होती है, डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर, तो इट इज़ अ रिस्की. तो ओवर द काउंटर वो होगा जिसमें जो भी सिक्योरिटीज़ की जो डीलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, पर्सन टू पर्सन होती है, डायरेक्टली होती है. सेकेंड इज अ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स. पहला हमने पढ़ा OTC, ओवर द काउंटर, और सेकेंड इज अ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स बिल्कुल ही OTC के अपोजिट है. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स वो डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें जितनी भी डेरिवेटिव्स के सभी तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स जो डीलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है. जितनी भी सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है तो वो होते हैं हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव. एंड द 4 टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. जो टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज अ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ इज अ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट वन इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. क्या होता है? अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ सर्टेन इन अ फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस. एक तरह का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में किसी भी एसेट को बाय और सेल करना एट अ सर्टेन इन फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एक पर्सन है, वो आज है 2 मई 2020. आज के डेट में उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया. क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? वो कहते हैं कि वो रिलायंस के स्टॉक को खरीदेंगे, और रिलायंस के स्टॉक को कब खरीदेंगे? 3 मई 2021 को. तो आज की डेट में उन्होंने क्या किया? फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो 3 मई 2020 को जो है वो रिलायंस के स्टॉक खरीदेंगे, और स्टॉक का जो प्राइस है वो आज की डेट में है, मान लीजिए 50 रुपीज़ पर शेयर. तो उन्होंने क्या किया? आज की डेट में फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, राइट. तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस भी सेट हो गया, टाइम भी सेट हो गया किसी भी एसेट को परचेज करने का, उस एसेट को या परचेज करने का. तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू hedge against risk और speculate on the price movement of the underlying asset. और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? hedge against risk. वो रिस्क को भी जो है वो hedge करते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर की. ज़रूर नहीं है वो जो प्राइस है शेयर का, जैसे मैंने भी बोला 50 का है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि प्राइजेस अप डाउन होते रहते हैं. तो रिस्क को हेज कर लिया, स्पेकुलेट कर दिया
उसकी अंडरलाइन एसेट से। प्राइस का जो मूवमेंट होगा, जो अप डाउन रहेगा, उसको पहले से ही स्पेकुलेट कर दिया। फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन अ सेंट्रलाइज एक्सचेंज। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें सभी तरह की सिक्योरिटी की ट्रेडिंग होती है, वो किसके थ्रू होती है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है। फोर्थ इज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंसीडर्ड अ शॉर्ट ऑफ अ बेट बिटवीन द टू पार्टीज। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो पार्टीज के बीच में होता है, और एक तरह की क्या है ये? बेट। जैसे मैंने अभी ऊपर बात की कि मान लीजिए मिस्टर एक्स एक पर्सन है, उन्होंने फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो रिलायंस के स्टॉक को खरीदेंगे। इन केस अगर प्राइस बढ़ जाते हैं 2021 तक, तो इससे जो परचेज करेगा उसको क्या होगा? प्रॉफिट, और जो सेल करेगा उसको क्या होगा? लॉस। तो एक तरह की ये बैट होती है, इसमें एक पार्टी को प्रॉफिट होता है और दूसरी पार्टी को लॉस होता है। तो दिस इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सेकेंड टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट्स एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ स्पेसिफिक एग्रीड अपॉन टुडे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के इक्विवेलेंट होते हैं। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज और टू सेल एन एसेट्स। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसी तरीके से दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है किसी भी एसेट्स को बाय करने का और सेल करने का एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन डेट पे। बट इट इज अ नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि ये जो है एक नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स कि इसमें जितनी भी सिक्योरिटीज और एसेट्स की जितनी भी डीलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, वो किसके थ्रू होती है? OTC। OTC इज अ ओवर द काउंटर। जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि OTC वो होता है जिसमें जो भी डीलिंग होती है शेयर्स की, सिक्योरिटीज़ की, वो पर्सन टू पर्सन होती है, डायरेक्टली होती है। तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि जो सारी डीलिंग होती है वो डायरेक्टली होती है। तो मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ना होकर ओवर द काउंटर होती है। तो वो है हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। The key difference between being that unlike futures, forward contract are not traded on the exchange, rather only over time counter. अब डिफरेंस क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जिसमें सभी तरह की सिक्योरिटीज की डीलिंग किसके थ्रू होती है? स्टॉक एक्सचेंज के। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज की, एसेट्स की, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ना होकर ओवर द काउंटर है। फॉरवर्ड्स आर यूज टू हेज रिस्क इन कमोडिटीज, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट और इक्विटीज। जो फॉरवर्ड होते हैं वो रिस्क को हेज करते हैं, कम करते हैं। किस किस में? कमोडिटीज में, इंटरेस्ट रेट में, एक्सचेंज रेट में और इक्विटीज में। एंड थर्ड इज अ स्वैप। स्वैप क्या है? एक तरह एक्सचेंज, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज। अ स्वैप इज अ मोस्ट ऑफन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज एग्रीइंग टू ट्रेड लोन टर्म्स। जो स्वैप का यूज होता है वो मेनली जो है वो लोन के केसेस में जो है हम स्वैप को यूज करते हैं। तो वन माइट यूज एन इंटरेस्ट रेट स्वैप टू स्विच फ्रॉम अ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट लोन टू अ फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन और वाइस वर्सा। जो इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो स्वैप है वो लोन के केसेस में यूज किया जाता है। अब लाइक जैसे होम लोन, कार लोन, इस टाइप के जो लोन्स हैं जो हम इसमें स्वैप को यूज़ किया जाता है। अब होम लोन क्या होता है? होम लोन में जो इंटरेस्ट है वो दो तरीके से दिया जाता है, एक फिक्स्ड पे और एक वेरिएबल पे। फिक्स वेरिएबल क्या होता है? जिसमें मार्केट के हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। मान लीजिए दो पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए और बी ने दोनों ने होम लोन लिया है। मिस्टर ए ने एक्सिस बैंक से लिया लोन लिया है फिक्स्ड रेट पे। मिस्टर बी ने SBI से लोन लिया है वेरिएबल रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे। अब फ्यूचर में इन्होंने क्या सोचा, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने, कि ए चाहता है कि मार्केट रेट घट रहे हैं तो मुझे फिक्स से ना लेकर वेरिएबल पे ले लेना चाहिए, और बी ने ये सोचा कि जो वेरिएबल पे लिया हुआ है मार्केट रेट जो है वो अप डाउन रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, और मुझे फ्यूचर में इंटरेस्ट ज़्यादा भी पे करना पड़ सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं वेरिएबल पर ना लेकर फिक्स पे ले लूँ। तो उन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट को स्वैप कर लिया। प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगी, तो उन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट को स्वैप कर लिया। दिस कॉल्ड इज अ स्वैप एग्रीमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्रीमेंट। ए बी का लोन पे, बी का इंटरेस्ट पे करेंगे और बी ए का इंटरेस्ट पे करेंगे, राइट? तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज अ स्वैप. One might use if a person might seek to switch their variable interest rate loan with someone else who has loan with a fixed rate, interest rate,
दैट इज अदरवाइज सिमिलर। लोन सिमिलर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कार लोन को होम लोन से कर दिया जाए, होम लोन को कार लोन से कर दिया जाए। जो लोन की अमाउंट है वो क्या होनी चाहिए, जो लोन है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, एक ही कैटेगरी का होना चाहिए, प्रिंसिपल आसपास होनी चाहिए, इस तरह का जो है वो लोन होना चाहिए। नेक्स्ट इज द लोन विल रिमेन इन द ओरिजिनल होल्डर्स नेम द कॉन्ट्रैक्ट and it's the each parties will make payment towards other loans at mutually agreed upon rate। जो लोन होता है वो ओरिजिनल होल्डर के नाम पर ही रहता है, इंटरेस्ट रेट का स्वैप हुआ है, इंटरेस्ट का रेट का स्वैप हुआ है, लोन की ऑनरशिप नहीं हुई है। इन केस अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है तो दोनों को अपने वापस लोन में आना पड़ता है, राइट। अ स्वैप कैन बी रिस्की, तो ये रिस्की है बिकॉज इट वन पार्टी और गोज बैंकक्रप्ट द अदर विल बी फोर्स्ड बैक इनटू देयर ओरिजिनल लोन। एक तरह की क्या है, स्वैप रिस्की है क्योंकि अगर एक पार्टी डिफॉल्ट करती है या बैंकक्रप्ट हो जाते हैं तो दोनों को अपने ओरिजिनल लोन में वापस आना पड़ता है। स्वैप्स कैन बी मेड यूजिंग इंटरेस्ट रेट, करेंसीज और कमोडिटीज। अब स्वैप कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इंटरेस्ट रेट में, करेंसीज में और कमोडिटीज में, तो दिस इज अ स्वैप। नाउ फोर्थ एंड लास्ट डेरिवेटिव्स, ऑप्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है ऑप्शन, इसमें हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन होगा। An option to a future contract in that it is an agreement between two parties granting one the opportunity to buy or sell and security from to the other parties at the predetermined future date। ये भी फ्यूचर की तरह ही है कि फ्यूचर में किया जाने, आज की डेट में फ्यूचर के लिए किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में किसी भी एसेट को बाय और सेल किया जाए फ्यूचर में। बट जो एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज में जो भी होगा उसको एक को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो वो बाय करेगा या सेल करेगा सिक्योरिटीज को एक दूसरे के थ्रू एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट, एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट पर। ऐसा नहीं है कि उसको बाय करना ही करना है, वो फोर्स नहीं है, उसके पास ऑप्शन है, वो एसेट को बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। The key difference between option and future is that the option simply give the buyer option to either buy or sell the assets at the certain price and date। ऑप्शन में क्या है, दो पार्टीज होंगी, दो पार्टीज में एक के पास अपॉर्चुनिटी होगी, वो एसेट को बाय भी कर सकता है या सेल भी कर सकता है, उसे किसी तरह का कोई भी फोर्स नहीं है। नेक्स्ट इज अ टाइप्स ऑफ ऑप्शन। अब ऑप्शन कितने तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ऑप्शन। फर्स्ट वन इज अ कॉल ऑप्शन and second is a put option। first one is a call option। call option क्या है, calls gives the buyers the right but not the obligation to buy a given quantity of the underlying assets at a given price or before a given future date। कॉल ऑप्शन क्या होता है, बायर का राइट होता है, वो ऐसे बाय करने के लिए फोर्स नहीं है, जो भी बायर होगा जो एसेट को खरीदेगा उसे कोई फोर्स नहीं किया जाएगा फ्यूचर की डेट में, उससे पहले उसके पास ऑप्शन है, वो एसेट को खरीद भी सकता है और सेल भी कर सकता है। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन भी बायर का राइट है, से कॉल ऑप्शन भी बायर का राइट है और पुट ऑप्शन भी जो है वो बायर का राइट है। यहाँ बाय करने से नहीं है, इसका मतलब सेल करने से है। तो इसमें जो बायर के पास है किसी तरह का सेल करने के लिए कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट। तो दिस इज अ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन, ऑल द ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आर सेटल्ड इन कैश। जो ऑप्शन होते हैं, जितने भी ऑप्शन होते हैं, उनकी जितनी भी डीलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, कैश में जो है उनकी सेटलमेंट की जाती है। दिस इज द ऑप्शन। प्रैक्टिकली जो है वो ऑप्शन दो तरह के होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, एक होते हैं हमारे अमेरिकन ऑप्शन और दूसरे हैं हमारे यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शंस क्या होते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस आर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम अप टू एक्सपायरेशन डेट। जो अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन होते हैं जो एक्सपायरी डेट से पहले पहले एक्सरसाइज किए जाते हैं। मान लीजिए आज की डेट में ऑप्शन, आज की डेट में क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उससे पहले पहले ही इस को एक्सरसाइज किया जाएगा, वो हमारे क्या होते हैं, अमेरिकन ऑप्शन। ऑप्शंस एंड इंडिविजुअल सिक्योरिटीज अवेलेबल एट एनएससी। जो इंडिविजुअल्स के जितने भी ऑप्शंस हैं वो एनएससी में जो है वो ट्रेड किए जाते हैं। दिस इज अ अमेरिकन ऑप्शन। सेकंड इज अ यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शंस बिल्कुल अपोजिट है अमेरिकन ऑप्शन के। यूरोपियन ऑप्शंस आर ऑप्शंस दैट कैन बी एक्सरसाइज ओनली टू एक्सपायरेशन डेट। मतलब कि जो यूरोपियन ऑप्शंस वो होते हैं जो एक्सपायरी डेट पर ही एक्सरसाइज किए जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, यूरोपियन ऑप्शंस। ऑल इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडेड एट एनएससी। सभी तरह के इंडेक्स ऑप्शन जो है वो एनएससी में ट्रेड किए जाते हैं। तो दिस इज द यूरोपियन ऑप्शन। So that is a complete topic of the financial derivatives, and I hope you have to understand, and thank you for watching this video.